न्यूज काउंटर की करने जा रहे हैं शुरुआत उस बात से, उस जादुई इंजीनियरिंग से जिसने यूपी से लेकर एमपी के नक्शे को हिलाकर रख दिया है। अक्सर आपने सुना होगा कि प्यार और भरोसे में कमी होती है, लेकिन हमारे देश के पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों ने यह साबित कर दिया है कि असली कमी तो डामर और सीमेंट में होती है। हमारे पास आज 4 लोकेशन से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां विकास की परिभाषा ही बदल गई है। एक तरफ जबलपुर है जहां 400 करोड़ का पुल सुसाइड कर लेता है, और दूसरी तरफ झांसी और महोबा के ठेकेदारों ने शायद यह सोचकर सड़कें बनाई हैं कि जनता को पैदल चलने की बजाय उसे हाथ से उखाड़कर सड़क को घर ले जाने का शौक है। और फतेहपुर, वहां तो साहब खुद ही सिस्टम की परतों को फावड़े से उखाड़ना शुरू कर दिया है। आज हम आपको यह नहीं दिखाएंगे कि सड़कें कैसी बनी हैं, हम तो यह बताएंगे कि भ्रष्टाचार का मेकअप जब उतरता है तो विकास कितना डरावना और मिट्टी जैसा नजर आता है। अब न्यूज काउंटर में बात करेंगे भ्रष्टाचार के उस मलबे की जिसे सरकारी फाइलें विकास का पुल कहती थी। देखिए, यह है 400 करोड़ की लागत वाली मजबूती, जी हां, जो 400 दिन भी ठीक से नहीं टिक पाई। जबलपुर से भोपाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 45 नंबर अब एक मलबे का ढेर है। भ्रष्टाचार की दीमक ने पुल को ऐसा चाटा कि 4 साल पहले बना ब्रिज आज खुद बोझ बन गया है। जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर शाहपुरा के पास रेलवे पर बना ओवरब्रिज फिर से टूट गया है। लोग महीनों से चिल्ला रहे हैं कि पुल दरक रहा है, लेकिन एमपीआरडीसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। एक हिस्सा टूटा तो क्या हुआ, दूसरे से ट्रैफिक चालू रखो, जैसे किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा हो। मेमर्स वांगड इंफ्रा वही कंपनी है जिसे पहले से ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी थी, उसी के भरोसे मरम्मत का काम चल रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मजबूत मरम्मत थी या सबूत को मिटाने की कोशिश। भ्रष्टाचार तो साफ दिख ही रहा है बिल्कुल अपन को कि शुद्ध इसमें भ्रष्टाचारी हुई है और कुछ नहीं। एक साइड ढह चुकी थी और उसके बाद भी दूसरी साइड चालू थी, तो ये भी एक जांच का विषय है कि एक साइड गिर जाने के बाद दूसरी साइड को क्यों चालू रखा गया। ये रोड ही बंद हो गया, अब कहाँ से जाएंगे। अब टोल तो आप ले रहे थे भर भर के, अब टोल किस बात का ले रहे हो, फिर तो ये समझ नहीं आ रहा है। इस रोड से माननीय मंत्री जी भी निकलते हैं, विधायक जी भी निकलते हैं, उसके बाद भी एक इस ब्रिज का कुछ नहीं करवा पाए और शुद्ध भ्रष्टाचार है और पूरे क्षेत्र को आवागमन में बहुत परेशानी जा रही है। ₹400 करोड़, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई का वो हिस्सा है जिसे भ्रष्टाचार की गंगोत्री में बहा दिया गया है। कुछ डिटेल्स। जबलपुर का यह गिरा हुआ पुल चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि इसके पीछे सिस्टम और सांठगांठ का एक बहुत बड़ा खेल है, और इस खेल के 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, एमपीआरडीसी और मेमर्स वांगड इंफ्रा। पहला किरदार, एमपी रोड डेवलपमेंट जो है वो कॉर्पोरेशन यानी एमपीआरडीसी साहब लोगों की निगरानी की फुर्सत ही नहीं थी। ये 400 करोड़ का पुल बना दिया और ये ढहता चला गया। बस फाइलें पास हुई और मलाई को आपस में बांट लिया गया। कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना भी इन्होंने जरूरी नहीं समझा। नतीजा क्या हुआ, जनता की जान जोखिम में डाल दी गई। और जनता की जान जोखिम में जाती है तो जाने दिया जाए, कौन रोकने वाला, कौन पूछने वाला है। अब इसका दूसरा गुनहगार कौन है, मेमर्स वांगड इंफ्रा। इंजीनियरिंग की एक ऐसी कौशल दिखाई कि 4 साल में ही पुल ढेर हो गया। इतना घटिया काम कि अब कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की नौबत आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि पुल गिरने का इंतजार क्यों किया गया। हादसा हो गया, पुल गिर गया, हाईवे ठप है, अब क्या? अब सरकारी रस्म अदायगी शुरू की जाएगी। एमपीआरडीसी ने अपनी जांच को बिठा दिया है। दिल्ली से सीआरआरआई की टीम भी जांच करने के लिए पहुंच रही है। हर जगह सिर्फ एक ही मुहर लग रही है, जांच, जांच और सिर्फ जांच। न्यूज काउंटर का अब सीधा सवाल यह है कि क्या यह जांच असली गुनहगारों तक पहुंचेगी या फिर सिर्फ छोटी मछलियों की बलि देकर बड़े मगरमच्छों को उसमें बचा लिया जाएगा। तत्काल प्रभाव से उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया है और उसके साथ साथ
जिसकी निगरानी में, जिस इंजीनियर की, वो डीएम के लेवल का होगा या किसी और स्तर का होगा, जो भी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदार पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। अब भ्रष्टाचार वाले इस विकास को लेकर टीवी9 भारतवर्ष को ऐसे मौजूद सवाल पूछ रहा है जो पूरे मध्य प्रदेश से लेकर और यूपी की जनता ऐसे खराब और खस्ताहाल सिस्टम से पूछता है। लेकिन ये देखिए, ये 400 करोड़ का विकास है जो रातों रात दरक गया। 400 करोड़ का पुल क्या 10 साल भी नहीं चलेगा? 400 दिन भी अच्छे से इस पर सफर नहीं किया जा सका और बनने उस प्रोसेस के अंदर कैसे ढह गया है। कुछ डिटेल्स है, जरा वो जान लीजिए। सवाल क्या है, हमारे पहले से टूटे हुए पुल के दूसरे हिस्से पर यातायात को चालू क्यों रखा गया? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था? एमपीआरडीसी के द्वारा जिस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की प्रक्रिया थी, उसे मरम्मत करने का दोबारा से काम क्यों शुरू किया गया? भोपाल में अजीबोगरीब ब्रिज बनाने के बाद किरकिरी से सबक क्यों नहीं लिया गया? और छोटे अधिकारियों पर एक्शन लेकर बड़े नाम को बचाने की कोशिश कब तक होगी? सवाल बड़ा यही है। अब देखिए, न्यूज काउंटर में खबर को थोड़ा सा बदलते हैं, फ्लेवर वही रहेगा लेकिन दूसरे जगह की बात करते हैं। बात विकास की उस परत की जो हाथ लगाते ही उखड़ जाती है और सड़कों का रियलिटी टेस्ट करने जा रहे हैं। जी हां, झांसी के गरौठा में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को जीरो साबित करने पर तुले हैं कुछ भ्रष्ट ठेकेदार। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद यहां लोगों को सड़क तो मिली, लेकिन ऐसी कि आप उसे हाथ से उखाड़कर जेब में रख लें। जी हां, देखिए कैसे धूल पर डामर बिछाकर जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। यह सड़क है या पापड़? भ्रष्टाचार की ऐसी चिकनी परत बिछाई गई है जिसे उखाड़ने के लिए बुलडोजर की तो जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक हाथ ही आपका इसके लिए काफी है। ना सफाई हुई है, ना बेस बना, ना बजट। बस सरकारी बजट को ठिकाने लगाने का खेल शुरू हो गया और हालात आपके सामने। तो ये कितने दिन चलेगा? क्या होगा इससे? ये भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं सभी लोग। पूरे अभी तक ये पूरी उखड़ी पड़ी थी और 5 साल में काम हुआ है तो वही तुम 5 साल नहीं 10 साल हो गए करीब। वो तब से अभी सुनवाई हुई है तो ये कर रहे हैं कि ओनली फोर्जरी काम करके अपना निकल जाएंगे 2 दिन में। प्रकरण की जांच के लिए एक सक्षम कमेटी बनाने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय को भेजेंगे और इसकी पूरी जांच होगी। गुणवत्ता से कंप्रोमाइज नहीं होगा। अच्छा, अगर गुणवत्ता से नहीं होगी तो क्या कार्रवाई होगी? गुणवत्ता से फिर जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर इनमें ठेकेदार की गलती है तो उनमें पेनाल्टी होगी, अगर कोई विभागीय लापरवाही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। झांसी की तस्वीरें देखी आपने। अब महोबा लेकर चलते हैं और न्यूज काउंटर में बात बुंदेलखंड के उस जादुई डामर की जो हाथ लगाते ही मिट्टी बन जाती है। क्या आपने कभी ऐसी सड़क देखी है जिसे आप मुट्ठी में भरकर अपने घर ले जा सके? महोबा में पीडब्ल्यूडी ने ऐसे ही मिट्टी की सड़क का नया आविष्कार किया है। नरौरा से उरवारा तक पीडब्ल्यूडी सड़क तो बना रहा है, लेकिन ऐसी कि उसे झाड़ू से बाहर आ जा सकता है। करोड़ों का बजट है, मानकों की किताबें हैं, लेकिन मौके पर सिर्फ धूल और घटिया मटेरियल ही पीडब्ल्यूडी की अब पहचान। और सबसे बड़ा खेल यही है, ग्रामीणों ने जब इस सड़क की गुणवत्ता जांची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठेकेदार ने मानकों को ताक पर रखकर ऐसा काम किया है कि सड़क बनने से पहले ही उखड़ने लगी। साहब, ये तो सड़क नहीं, जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। नियम कहते हैं कि सड़क बनाने से पहले बेस मजबूत होना चाहिए, लेकिन यहां तो सीधे मिट्टी पर डामर की रस्म अदायगी की गई है। रोड डला है हमारे यहाँ का, देखिए देखिए और देखिए ये रोड, देखिए और ये रोड देखिए पहले सबको लगा 1 इंच की माल नहीं है इसमें। देखिए ये तो 2 दिन में निकल जाएगा रोड। देखिए तो उसमें कुछ है ही नहीं, हाथ से उखड़ रहा है रोड की। तो बताइए कोई रोड डल रहा है? झांसी महोबा देख लिया, अब जरा फतेहपुर चलते हैं। न्यूज काउंटर में बात उस फावड़े की जिसने भ्रष्टाचार की परतों को उधेड़ दिया है। झांसी और महोबा में तो जनता सड़क उखाड़ रही थी, लेकिन फतेहपुर में तो बीजेपी के विधायक कृष्णा पासवान को खुद फावड़ा उठाना पड़ गया। 38 लाख की लागत, 1200 मीटर का डामर और नतीजा ऐसा कि फावड़ा मारते ही सड़क मिट्टी की तरफ बाहर आ जाए। देखिए, जब सत्ता पक्ष की विधायक ही
पीडब्ल्यूडी के काम पर फावड़ा चला दे तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। और जब सिस्टम अंधा हो जाए, इंजीनियर बहरे, तब जनप्रतिनिधि को हाथ में फावड़ा उठाना ही पड़ता है। विधायक का पारा 7वें आसमान पर था। मौके पर मौजूद कर्मचारी बगले झांकने लगे। सवाल सीधा था कि क्या 38 लाख रुपए जनता की सहूलियत के लिए थे या फिर ठेकेदार की तिजोरी को भरने के लिए। जो एक फड़ुआ मारी तो रोड एकदम खुल गई, साफ धूल दिखने लगी। तो मैं कही ये बताइए आप इसकी सफाई क्यों नहीं कर रहे हो? सफाई करके ढलाई करना चाहिए, आप बंद कर दो, एकदम ढलाई नहीं करोगे। और यूपी में विकास की खोखली सड़कों का हाल देखिए। झांसी में सड़क पापड़ की तरह उखड़ गई और महोबा में तो डामर ने मिट्टी का चोला ओढ़ लिया है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये उस सिस्टम की बेईमानी का डीएनए है जो जनता के टैक्स को अपनी जागीर समझता है। कमाल की इंजीनियरिंग है साहब। जबलपुर में पुल गिरता है तो इवेंट बन जाता है और झांसी और महोबा में सड़कें हाथ लगाती ही बिखरने लगती हैं, जैसे वो सड़क नहीं किसी हलवाई की बनाई हुई बूंदी हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सड़क डामर से नहीं, डील से बनती है। जब बजट में से आधा हिस्सा फाइलें पास कराने में बढ़ जाए तो पुल लोहे पर नहीं, उम्मीदों पर टिक जाता है और वो ऐसे ही टूटता है। चलिए अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और बात देश की सबसे बड़ी डेमोलेशन ड्राइव की करने जा रहे हैं। सीधा गुजरात चलते हैं। गुजरात के राजकोट के जंगलेश्वर इलाके में आजी नदी के किनारे बहुत बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दोनों जगहों पर 1489 अवैध घरों को हटाने का काम चल रहा है। ध्वस्तीकरण अभियान आज सुबह लगभग 7 बजे से शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। कुल 87,000 वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया जा रहा है। 55,000 वर्ग मीटर नदी के किनारे और 32,000 वर्ग मीटर टीपी रोड स्कीम के तहत लोग 700 मकान खुद से ही खाली करके इलाका छोड़ गए। पुलिस टीम लोगों को लगातार समझा रही है, लोगों से अपील कर रही है कि सुरक्षा के मद्देनजर 3 जिले की फोर्स को मौके पर बुलाया गया है। पूरे जंगलेश्वर इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। अब मेगा डेमोलिशन एक्शन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा यह जानकर लगा सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आ रहे हैं। 84 जेसीबी, 7 हिटैची एक्सकेवेटर, 9 ट्रैक्टर्स, माउंट ब्रेकर्स, 42 गैस कटर और 14 डंपर इस पूरे डेमोलिशन ड्राइव में शामिल हैं। नगर निगम ने पूरे इलाके को 7 जोन में बांट दिया है। हर जोन को एक क्लास 1 के ऑफिसर के तहत रखा गया, जबकि 4 सिटी इंजीनियर ध्वस्तीकरण टीमों को लीड कर रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर एक खास तौर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से इस काम की देखरेख कर रहे हैं। कंट्रोल रूम सभी जोन से रियल टाइम अपडेट ले रहा ताकि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अब मेगा डेमोलिशन ड्राइव के दौरान भारी तादाद में फोर्सेस भी तैनात थी। कुछ तस्वीरें देखिए। 7 आरएमसी टीम, 1200 निगम कर्मी, 2500 पुलिसकर्मी के जवान, पीजीवीसी, एहलकर्मी, अग्निशमन टीम बुलडोजर एक्शन के दौरान मौजूद रहे। पिछले 10 सालों में जंगलेश्वर इलाके में शराब से जुड़े 276 मामले, जुए के 65 मामले, 4 हत्याएं और हत्या की कोशिश के 3 मामले सामने आए। इस दौरान 61 गैर कानूनी हथियार भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में आपराधिक गैंग सक्रिय हो गए थे। ध्वस्तीकरण के दौरान अधिकारी ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं, जबकि एक अलग ऑर्डर में 23 से लेकर 25 फरवरी तक प्राइवेट ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई। जंगलेश्वर एरिया में आजी नदी के किनारे पर और टीपी स्कीम नंबर 6 की रोड का जो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण था, उसको हटाने की कार्रवाई आज से चालू की गई है। आरएमसी की 7 टीमें और 2500 से ज़्यादा पुलिस जवानों का बंदोबस्त यहाँ तैनात किया गया है। राजकोट सिटी के अंदर जंगलेश्वर विस्तार में जो मेगा डिमोलिशन होने वाला था, वो सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। माननीय पुलिस कमिश्नर से की निगरानी हेठल यहाँ जो 7 जोन बनाए हुए थे, उसमें से 2 दिन के अंदर स्वयंभू बहुत सारे लोगों ने अपने सामान को खाली किया था। अपने जो भी मकान वगैरह थे उनको भी तोड़ा था।
अब राजकोट में जहां पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, वहां से देखिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता की ये रिपोर्ट। गुजरात के राजकोट में आज जंगलेश्वर विस्तार में अवैध बांधकामों को तोड़ने की कार्यवाही शुरू की गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जंगलेश्वर विस्तार के जो राजकोट के आजी नदी है वहां के पास आया हुआ इलाका है। बहुत सारे जो माइनॉरिटीज है वो यहाँ पे रहते हैं और जिस प्रकार से बहुत सालों से ये विस्तार पूरा जो अवैध तरीके से यहाँ बना हुआ था, आज राजकोट महानगर पालिका ने ये जो पूरा बांधकाम है वो तोड़ने की कार्यवाही शुरू की है। 1400 से ज़्यादा इमारतें हैं जो आज तोड़ी जाएगी, जो अवैध तरीके से यहाँ पे तैयार की गई थी और जो कोई दूसरी वारदात न बने इसलिए जो पुलिस काफ़ी यहाँ पे तैनात की गई है। पूरे शांतिपूर्ण माहौल में ये अवैध बांधकाम को तोड़ने की कार्यवाही यहाँ पे की जा रही है। कोई इस क्वार्टर में बात एक ऐसे विवाद की जिसके बाद से लखनऊ विश्वविद्यालय में माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। सबसे पहले दो तस्वीरें देखिए। एक लखनऊ यूनिवर्सिटी का वो मुख्य रास्ता है जिसे प्रशासन ने लोहे की इन भारी भरकम दीवारों यानी बैरिकेड से पाट दिया था। पुलिस का सख्त पहरा है, चारों तरफ घेराबंदी है। मकसद सिर्फ एक था, छात्रों के गुस्से और प्रदर्शन को यूनिवर्सिटी की सीमाओं के भीतर ही रोक देना। लेकिन कल जो यहां पर हुआ, जो मंजर दिखा, उसने प्रशासन की तैयारियों की हवा निकाल दी। आक्रोशित छात्रों ने हुजूम उनका जो था, उसने इन लोहे के बैरिकेड्स को किसी कागजों की तरह उठाकर फेंक दिया और पुलिस और छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। यूनिवर्सिटी कैंपस एक तरह का रण क्षेत्र में बदल गया। कल जो बैरिकेड्स गुस्साए छात्रों ने हटाए, अब वो फिर से प्रशासन ने तान दिए। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी जिसे लाइट एंड लर्निंग का केंद्र माना जाता है, वहां इस वक्त विवाद की किताबें नहीं बल्कि एक मस्जिद का ताला है। विवाद की जड़ में है लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित बारादरी मस्जिद, जिस पर ताला लग गया है, जिसे तोड़ने की कोशिश करते ये छात्र नजर आ रहे हैं। अब हाल ही में प्रशासन ने मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासन का तर्क यह था कि सुरक्षा और अनुशासन से जुड़ा मामला है, जबकि छात्र इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार बता रहे हैं। अब आगे कुछ बताएं, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी, ये पूरा मामला क्या है, विवाद कहां से खड़ा हुआ, इतिहास क्या है और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रमजान के इस महीने में आखिरकार मस्जिद पर ताला लगाया तो क्यों लगाया। ये तस्वीरें अभी आपने देखी और इसी मस्जिद के भीतर नमाज अदा करने को लेकर छात्र बाहर धरने पर बैठे हैं, जबकि ये इमारत जर्जर है और इस जर्जर इमारत पे मस्जिद की इजाजत देना मतलब खतरे को बुलावा देना। अब कुछ डिटेल्स देखिए। बारादरी मस्जिद को आप जानिए क्या है। लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बारादरी परिसर में यह पूरा स्थित है। नवाबी दौर की बारादरी इमारत से जुड़ा हुआ है इसका इतिहास। करीब 150 साल पुरानी यह मस्जिद बताई जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में यह पूरी मस्जिद और इसकी इमारत आती है। वर्षों से नमाज की जगह के रूप में इसी मस्जिद, इस इमारत का इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्र और कर्मचारी नियमित रूप से यहां नमाज के लिए आते हैं। गेट सील होने के बाद विवाद और विरोध जो है वो शुरू हो गया। छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार बरकरार है। यहाँ पर फिर से छात्र दिखा रहे हैं कि धरना पर बैठ गए हैं। रोक कर कुछ देर पहले इन्हें समझा बुझाकर अब विवाद की पहली चिंगारी तब भड़की जब छात्रों ने यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ही नमाज अदा करना शुरू कर दिया। बारादरी मस्जिद पर ताला लगने के विरोध में छात्रों ने खुले परिसर को ही इबादत गाह बना लिया। छात्रों का तर्क है जब मस्जिद उनकी है तो नमाज पढ़ने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वहीं प्रशासन ने इसे यूनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन करार देते हुए सुरक्षा का हवाला दिया और सख्ती को बढ़ा दिया है। इसके बाद छात्रों ने परिसर में ही इफ्तारी भी की और जब विरोध प्रदर्शन जारी रहा और इस बीच ताले को खोलने की मांग लोग करते नजर आ रहे हैं।
लगातार विश्वविद्यालय में लगातार जो माहौल चल रहा है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जैसा था वैसे उसी तरीके से ताला खोला जाए। प्रशासन नहीं मानता, बैठे रहे। आप सोचते हैं कि हम डंडों से डर जाएंगे, हम बंदूकों से डर जाएंगे? नहीं, इसको जब तक खुलवाया नहीं जाएगा हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। विश्वविद्यालय में सांप्रदायिक दंगे डॉक्टर साहब और बीसी साहब न फैलाएं। आप लोगों को किसने इजाजत दे दी? छोड़ दिया बात। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। इस बीच परिसर में छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस दौरान छात्रों के दो गुटों में कहासुनी हो गई। आप देख सकते हैं कि कैसे छात्रों के दोनों गुट आमने सामने आकर खड़े हो गए। अब लखनऊ के बाद सीधे दिल्ली यानी जेएनयू एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। कल पूरी रात एनएसयूआई और अन्य संगठनों ने वीसी ऑफिस का घेराव करके बवाल काट दिया। तो अब जवाब में एबीवीपी भी मैदान में उतर आई है। एबीवीपी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर लाल इमारत के बाहर नमाज पढ़ी गई तो परिसर में पूजा पाठ भी होगा। एक तरफ एनएसयूआई मस्जिद खोलने पर अड़ी है तो दूसरी तरफ एबीवीपी के सुरक्षा के लिए इसे जरूरी बता रहे हैं। कैंपस सामने बन चुका है, दोनों थानों की फोर्स तैनात है। नमाज बनाम पूजा के इस तनाव ने यूनिवर्सिटी के माहौल को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। ये बंद क्यों किया गया है? ये आप प्रशासन से पूछे, हम इस पे इतराज नहीं, मैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए खड़ा हूँ। अब छात्रों का आरोप है कि रमजान में जानबूझकर मस्जिद को बंद कर दिया गया। प्रशासन का तर्क देखिए क्या है, कुछ डिटेल्स है, जरा वो आपको बता देते हैं कि आखिरकार दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या तर्क है दोनों के। अब प्रशासन का तर्क क्या कहता है? कहता है यह है कि लाल बारादरी यानी एएसआई एक संरक्षित ये उसकी इमारत है। छात्रों का आरोप है कि मस्जिद पर ताला लगाने से पहले सूचना नहीं दी गई। प्रशासन ने कहा कि मस्जिद की इमारत काफी जर्जर हाल में है। छात्र ये कह रहे हैं कि वर्षों से इस्तेमाल हो रही जगह को अवैध बताना गलत है, जबकि प्रशासन ने कहा है कि हादसा ना हो, इमारत जर्जर है इसलिए उसके दरवाजों पर ताला लगाया गया है। छात्रों का दावा है कि एएसआई का हवाला देकर आप धार्मिक गतिविधि रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रशासन ये कह रहा है कि पहले से ही मस्जिद के पुनर्निर्माण की हमारी योजना थी। अब छात्रों के मुताबिक प्रबंधन का फैसला एक तरफा और भेदभावपूर्ण है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि किसी समुदाय को निशाना बनाना उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के संग्राम में अब एक नया मोड़ आ गया है। 21 फरवरी की तारीख वाला एक प्रशासन का पत्र भी सामने आया है, जिसमें साफ आदेश है कि मस्जिद के आगे अब लोहे की फेंसिंग यानी बाड़ लगाई जाएगी और भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। लेकिन छात्रों ने इसे पीछे से किया गया वार बताया है। छात्रों का गंभीर आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी पूर्व जानकारी या सूचना के गुपचुप तरीके से यह फैसला लिया है। प्रशासन की फेंसिंग बनाम छात्रों का आक्रोश, लखनऊ यूनिवर्सिटी की इस लेटर वॉर ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। पुलिस मौके पर मुस्तैद है। अब न्यूज काउंटर में बात देश की और एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में मचे बवाल की। रविवार वक्त रात के करीब 1:30 बजे जेएनयू का कैंपस और सन्नाटे को चीरती हुई चीखें और नारेबाजी सुनाई देने लगी। जी हां, मौका था वामपंथी संगठनों द्वारा निकाला गया समानता मार्च। छात्र संगठन जेएनयू एसयू के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए थे। इस पूरी हिंसा के पीछे दो मुख्य वजहें बताई जा रही हैं। पहली, छात्रों के निष्कासन आदेश को रद्द करने की मांग और दूसरी, कुलपति पर लगे जातिवादी टिप्पणियों के आरोप। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र कुलपति के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, जिसे देखते ही देखते यह पूरा आंदोलन हिंसक रूप ले लिया था। अब इस पूरे विवाद में एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। एसएफआई और आईसा जैसे वामपंथी संगठनों का सीधा आरोप है कि जेएनयू एसयू के शिविर स्थल पर एबीवीपी के छात्रों ने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की है। आरोप है कि इस हमले में कई छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। वामपंथी गुटों का कहना है कि वो कुलपति के कथित दलित विरोधी और जातिवादी रवैये के खिलाफ शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे,
तभी उन पर यह हमला बोला गया। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एबीवीपी का दावा है कि हिंसा की शुरुआत वामपंथी छात्रों ने की थी। उनका आरोप है कि वामपंथी गुटों ने उन आम छात्रों को निशाना बनाया जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। एबीवीपी के मुताबिक समानता मार्च के नाम पर कैंपस का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे धमकी दी जाती है कि तुम बाहर मिलो, तुमको बाहर बताएंगे। हमारे पैरों पे चोट लगी है, हमारे सरों पे चोट लगी है, हम अभी तक एमएलसी भी नहीं करा पाए। अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और बात एक पूर्व सांसद की ट्रोलिंग की। आखिर पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने ऐसा क्या कहा है जिससे सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। टोंक सवाई माधोपुर की नेबाई तहसील के करेड़ा गांव से आए इस वीडियो को पहले देखिए और उसके बाद पूरी कहानी बताएंगे। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ सारे मेरे है ना मध्य। हाँ आपको बुला के बैठाने चाहिए, मेरा नहीं है बुरा माना है भला मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। जाना सीएम ने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेता मैं आज ले जाओ हरियाणा जाते नहीं गए सारे बना दे मेरे को भाई, मेरे साफ बात है, इसलिए आप चले आप इधर। अब पूरा मामला आपको बताने की कोशिश करते हैं। रविवार को करेड़ा गांव में एक मंदिर में पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जरूरतमंदों को कंबल बांट रहे थे। कतार में कई सारी मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी। जब उन्हें पता चला कि सांसद महोदय वहां पर आने वाले हैं, कंबल को बांटने वाले हैं, तो पुराने नेता होने के नाते मुस्लिम महिलाएं भी कतार में लग गई। जब एक मुस्लिम महिला को पूर्व सांसद कंबल देने लगे तो उन्होंने इत्तेफाक से महिला का नाम पूछ लिया। महिला ने अपना नाम जब मुस्लिम बताया तो महिला का नाम सुनते ही पूर्व सांसद के तेवर बदल गए। उन्होंने साफ कह दिया कि जो लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, वोट नहीं देते हैं, उन्हें कंबल लेने का अधिकार नहीं है। और इसके बाद उन्होंने महिला से दिया हुआ कंबल वहीं छोड़कर हट जाने के लिए कहा। पूर्व सांसद जी के इस कृत्य का अब चौतरफा विरोध हो रहा है। अब कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद कुछ ग्रामीणों ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बयान पर आपत्ति जताई तो जौनपुरिया ने दो टूक शब्दों में कहा कि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए बहस की जरूरत नहीं बनती है। आप लोगों को देने के बाद वापस दे रहे हो, लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है सर। आपने उनको मना किया, आप क्या हुआ क्या गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो सर बात है। अरे सर हम बहस कर रहा कौन है, गलती आपने करी ना सर। सर उनको बिठा दिया, फिर ऐसे किसने बिठाया? अब टोंक सवाई माधोपुर से मौजूदा कांग्रेस सांसद हरीश मीणा ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया से सीधा हमला बोला और कई सारे सवाल पूछे हैं। आखिरकार धर्म के आधार पर कंबल वापस लेना बेहद शर्मनाक है, ये सवाल उठाए हैं। क्या जो वोट ना दे उसकी मदद नेता को नहीं करनी चाहिए? देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाली सोच ये नजर आती है। घटना बाबा साहब आंबेडकर के संविधान का इसको अपमान बताया है और महिला से कंबल लेना इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। विघटनकारी मानसिकता रखने वालों पर कार्रवाई हो, यह मांग की जा रही है। वहीं सुखबीर सिंह जौनपुरिया को बांटने वाली सोच पर ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में गुस्सा नजर आ रहा है कि आज की घटना से जो है राजस्थान के लोग जो है मतलब शर्मिंदा के तार-तार हो गए हैं, क्योंकि हमारे पूर्व सांसद महोदय सांसद जौनपुरिया जी ने तहसील निवाई के करेड़ा गांव के अंदर कंबल बांटने गए थे, लेकिन जो उन्होंने करा है वो अच्छा नहीं किया है। तो अब न्यूज काउंटर में अब आपको तरन तारण से आई एक तरफा प्यार की सनक की कहानी बताने जा रहे हैं। पहले एक खौफनाक वीडियो देखिए, फिर पूरी कहानी। अब तरन तारण का पट्टी इलाका है, शाम 4:28 का वक्त है। युवती अपने पति के साथ एक स्कूटी पर जा रही थी, तभी सामने से हमलावर अपनी एक्टिवा पर सवार होकर आता है। इसके बाद वो अपनी एक्टिवा खड़ी करके युवती के पति से मारपीट करना शुरू कर देता है। युवती पति को छुड़ाने की कोशिश करती है, वो धक्का मारता है और इसके बाद युवती का अपनी पति एक्टिवा पर छोड़ देता है। एक्टिवा नीचे गिर जाती है, हमलावर उससे मारपीट करता रहता है। इसके बाद युवती वहां से भागने की लगातार कोशिश करती है। हमलावर
उसके पति को छोड़कर अब उसका पीछा शुरू कर देता है। हमलावर युवती को उसे घेर लेता है और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग होते ही युवती नीचे जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही हमलावर युवती पर फायर करता है, युवती का पति तेजी से उस जगह से भाग जाता है। इस दौरान हमलावर की पिस्टल में कोई दिक्कत आती है, उसे ठीक करता हुआ एक्टिवा के पास आता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे ठीक करता, फिर वापस जाकर एक और फायर रूबी पर करता है। फिलहाल रूबी जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रही है। अब देखिए कुछ डिटेल्स हैं, बिग बॉल पर लेकर आए हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला समझाने की हम कोशिश करते हैं। क्या है पूरा मामला, जरा ये समझिए। युवती से शादी करना चाहता था हमलावर करण। 2 महीने पहले ही युवती की शादी दूसरे लड़के से हो गई। युवती की दूसरे लड़के से शादी से करण बहुत ज्यादा नाराज था और शादी के बाद करण ने परिजनों को धमकी भी दी थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है।